एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी कक्षा में। कल हमने पढ़ लिया था किस प्रकार से अंग्रेजों ने अमेरिका को व्यापार, बीमारी और अन्य तरीकों से किस प्रकार से अमेरिका को क्या कर लिया जाता है, गुलाम कर लिया जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे कि यूरोप महाद्वीप में 1815 से 1914 के बीच क्या परिवर्तन हुए कि यूरोप महाद्वीप के लोग थे वो क्या है, जगह जगह पर व्यापार करने के लिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से वो भारत में भी आ जाते हैं, जिस प्रकार से वो अमेरिका में भी चले जाते हैं, अफ्रीका में भी जाते हैं, तो किस प्रकार से इस समय क्या प्रभाव पड़ता है यूरोपीय क्षेत्र में। एक तो क्या होता है कि जो लोग थे वो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लोग थे वो सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से और राजनीतिक तरीके से एक देश से दूसरे देशों के साथ जुड़ाव कर रहे थे। जिस प्रकार से अगर हम बात करें सामाजिक, तो एक देश से दूसरे देश में जब जो लोग जा रहे थे तो क्या होता है कि वहाँ का पहनावा, भाषा, धर्म आदि के बारे में वो जानकारी लेते हैं और साथ में अपने धर्म की जानकारियाँ भी उनको देके आते हैं। पूंजी का भी क्या होता है, पूंजी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ रही है और जा रही है। और जो राजनीतिक क्षेत्र है यानी किस प्रकार से वहाँ पर क्या है, शासन चल रहा है, किस प्रकार से शासन के कार्य चल रहे हैं, उसके बारे में भी क्या हो रहा है इस क्षेत्र में पता चल रहा है। और जो एक देश है वो दूसरे देश के संपर्क में आना शुरू हो गया है, एक देश है वो दूसरे देश के संपर्क में आना शुरू हो गया है। और जो अर्थशास्त्री होते हैं धन का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, धन के बारे में अध्ययन करने वाला व्यक्ति। यानी एक देश से दूसरे देश में क्या है कि अर्थशास्त्री हैं वो भी क्या कर रहे हैं, अपने देशों के विकास के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे देशों की प्रगति हो रही है। आर्थिक आदान प्रदान भी हो रहा है। आर्थिक आदान प्रदान 3 प्रकार से हो रहा है। आर्थिक आदान प्रदान कितने प्रकार से हो रहा है? 3 प्रकार से हो रहा है। आर्थिक आदान प्रदान 3 प्रकार से हो रहा है। नंबर 1 है व्यापार के माध्यम से, नंबर 2 है श्रम के माध्यम से, नंबर 3 है पूंजी के माध्यम से। नंबर 1 है व्यापार के माध्यम से, नंबर 2 है श्रम के माध्यम से और नंबर 3 है पूंजी के माध्यम से। यानी एक देश से दूसरे देश के बीच में इस शताब्दी के बीच यानी 1815 से 1914 के बीच क्या हो रहा है, एक देश से दूसरे देशों के बीच क्या हो रहा है, व्यापार चल रहा है। एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार है वो चल रहा है। और काम करने वाले जो मजदूर हैं वो भी एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। और अगर मजदूर एक देश
देश से दूसरे देश में जा रही है तो पूंजी भी एक देश से दूसरे देश में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। यानी एक देश की पूंजी है वो दूसरे देश में जा रही है और दूसरे देश की पूंजी है वो क्या हो रही है, अगले देश में जा रही है। अब होता क्या है कि किस प्रकार से वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, विश्व की अर्थव्यवस्था का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम जानने के प्रयास करेंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण। वैश्विक अर्थव्यवस्था का मतलब है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है उसका निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से उसका निर्माण हो रहा है। आपको पता है कि ये जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप सबसे पहले एक विकसित महाद्वीप बना था, यानी वहां पर क्या थी, नाव थी, ठीक है ना। फिर अगर बात करें तो रेलगाड़ी का निर्माण भी वहां पर हुआ, रेल लाइन सबसे पहले वहीं पर बिछाई गई, ठीक है। विद्युत का निर्माण भी सबसे पहले वहाँ हुआ, भाप का इंजन का निर्माण भी भाप का इंजन, ठीक है। अगर छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज है वो कहाँ पर विकसित हुई है, अपने यूरोप महाद्वीप में विकसित हुई हैं। यानी उस समय सबसे विकसित महाद्वीप है, वो कौन सा है, यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप ही उस समय सबसे विकसित महाद्वीप है। और समस्या क्या है कि यूरोप महाद्वीप का प्रत्येक व्यक्ति है वो आत्मनिर्भर होना चाहता है। यूरोप महाद्वीप का प्रत्येक व्यक्ति है वो चाहता है कि हम क्या हो जाए, आत्मनिर्भर यानी हमें किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आश्रित न होना पड़े, उसे क्या कहा जाता है, आत्मनिर्भर होना कहा जाता है। लेकिन समस्या यूरोप में ये है कि समस्या यूरोप में क्या है कि वहाँ पर भोजन की कमी है, भोजन की कमी है कि उस क्षेत्र में जलवायु है वो कैसी है, आपको बताई है, मैंने आपको पहले भी बताया था। जलवायु है वो ठंडी है, जलवायु ठंडी होने की वजह से वहाँ का जो भोजन है वो उन लोगों को क्या होता है, उनकी पूर्ति नहीं कर पाता है, तो वे आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं। जब ये लोग आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं तो इन्होंने सोचा कि हम क्या करें, हम कुछ ना कुछ इसका उपाय करते हैं। और इस समय क्या होता है, यूरोप में उद्योग धंधे हैं वो क्या होने लगे हैं, विकसित होने लगे हैं। जब उद्योग धंधे विकसित होने लगे हैं तो दूसरे देशों के लोग भी क्या आने लगे, यूरोप महाद्वीप में आने लगे और इसके कारण वहाँ की जनसंख्या है वो क्या हो गई, वहाँ की जनसंख्या बढ़ गई, वहाँ की जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या क्या हो गई, बढ़ गई। यानी यूरोप महाद्वीप में देखो भोजन की तो कमी है, कमी किस कारण से है, क्योंकि वहाँ की जलवायु है वो ठंडी है, जिसके कारण से उनका भोजन है वो क्या हो जाता है, खराब, जल्दी ही खराब हो जाता है। और वहाँ की जनसंख्या वो उस समय क्या हो रही है, विकसित हो रही है, क्योंकि वहाँ पर क्या उद्योग धंधे हैं वो क्या हो रहे हैं, पनप रहे हैं। जब जनसंख्या बढ़ रही है इसका मतलब सीधी सी बात है कि भोजन में और ज़्यादा कमी आएगी। जब भोजन में और ज़्यादा कमी आएगी तो क्या होता है कि जो राजा होते हैं, जो उस समय ब्रिटेन के जो राजा होते हैं, बहुत ही समझने वाली बात है कि जो ब्रिटेन के राजा होते हैं उन पर
सबसे पहले कि भोजन को क्या करना पड़ेगा, भोजन की पूर्ति करनी पड़ेगी। जब भोजन की पूर्ति करेंगे तो भोजन की पूर्ति होगी कहाँ से, अमेरिका से। कहाँ से होगी, अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका देश है वो क्या है, अंग्रेजों का गुलाम है। तो अमेरिका से क्या करते हैं, अमेरिका से मक्का का आयात करना शुरू कर दिया जाता है, मक्का का आयात। जब मक्का का आयात करना शुरू कर देते हैं तो जो वहाँ के, कहाँ के, ब्रिटेन के जो जमींदार थे उन्होंने वहाँ के राजा या सरकार पर दबाव बनाया कि क्या करें, आप जो मक्का का आयात कर रहे हो, आप जो मक्का का क्या कर रहे हो, आयात कर रहे हो, उस पर क्या लगा दी जाए, रोक लगा दी जाएगी। उस पर हम क्या लगा देनी चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हमारे देश में जो मक्का बन रहा है हम खाली उसको ही बेचना पसंद करेंगे। जिसकी कारण से क्या है कि वहाँ के जो राजा होते हैं वो एक कानून बनाते हैं और जिसे कहा जाता है कोरन लो। कोरन का मतलब होता है मक्का, लो का मतलब होता है कानून। यानी जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से मक्का का आयात किया जा रहा था, उस पर क्या कर दी जाती है, रोक लगा दी जाती है। और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोरन लो। इसे क्या कहा जाता है, कोरन लो। यानी अमेरिका में भोजन की कमी आ गई। जब अमेरिका में भोजन की कमी आ गई तो क्या किया जाता है कि ब्रिटेन में भोजन की कमी आ गई। जब ब्रिटेन में भोजन की कमी आ जाती है तो ब्रिटेन के लोग हैं वो कहाँ से आयात करना शुरू करते हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आयात करना शुरू करते हैं। लेकिन वहाँ के जो जमींदार वर्ग था वो क्या करता है, राजाओं पर दबाव बनाता है कि क्या करोगे आप लोग, जो बाहर से मक्का आयात हो रहा है उसको आप क्या कर दोगे, उस पर रोक लगा दोगे। जब वहाँ की सरकार है वो उस पर रोक लगा देते हैं, रोक लगाने के कारण क्या होता है, रोक लगाने के कारण जो अनाज का भाव था, अनाज का भाव सीधी सी बात है, कमी होगी तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अनाज का भाव बढ़ जाएगा। जब अनाज का भाव बढ़ेगा तो भोजन भी क्या होगा, महंगा होगा। भोजन क्या होगा, महंगा होगा। जब अनाज का भाव बढ़ गया यानी वहाँ के राजाओं ने मक्का पे आयात पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी लगाने के कारण जो यूरोप महाद्वीप में मक्का था या जो अनाज थे उनके भाव में वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जिसके कारण वहाँ का भोजन है वो क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। वहाँ का भोजन है वो महंगा हो जाता है। जब ब्रिटेन का भोजन महंगा हो गया या यूरोप महाद्वीप में भोजन महंगा हो गया तो लोग हैं वो क्या हो गए, परेशान हो गई कि हमें अब क्या नहीं मिलने वाला है, खाने को भी नहीं मिलने वाला है, हमें खाने को भी नहीं मिलने वाला है। तो क्या, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जो लोग एक तो उद्योगपति थे, कौन थे, उद्योगपति और शहर में रहने वाले लोग यानी जो उद्योगपति और शहर में रहने वाले लोग थे उन्होंने क्या कर दी, हड़ताल करनी शुरू कर दी। जब हड़ताल करनी शुरू कर देते हैं तो वहाँ की सरकार को जो मक्का के आयात पर पाबंदी लगा रखी थी उसको क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। उस पाबंदी को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है।
अब जब उस पाबंदी को लोग क्या वहाँ की सरकार हटा देती है तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका और अन्य देशों से यूरोप में भोजन आएगा। यूरोप में क्या आएगा, भोजन या अनाज, भोजन या क्या आएगा, अनाज आएगा। जब भोजन और अनाज दूसरे देशों से आयात किया जाएगा तो सीधी सी बात है कि जिस देश में आयात किया जाता है उन किसानों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका और अन्य देशों से जब ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन के अंदर विभिन्न प्रकार की गेहूं, मक्का, इन चीज़ों का जब आयात होता है तो क्या होता है कि वहाँ के अनाज की कीमत है वो गिर जाती है। अनाज की कीमत कम हो जाती है। अनाज की कीमत है वो क्या हो गई, कम हो गई। जब अनाज की कीमत कम हो गई और जो यूरोप महाद्वीप में जो किसान खेती कर रहे थे वो क्या कर रहे हैं, वो अपने अनाज को ऊंची कीमत पर बेच रहे हैं, ऊंची कीमत पर क्या कर रहे हैं, कीमत में बेच रहे हैं। लेकिन देखिए, आप विचार कीजिए कि जो जिस प्रकार से अमेरिका से अनाज आ रहा है वो अनाज यूरोप का जो अनाज है उससे सस्ता है और साथ ही साथ क्वालिटी में भी वो क्या है, एकदम बढ़िया है। जब क्वालिटी में भी बढ़िया है और जो यूरोप महाद्वीप का जो भोजन है उससे भी वो बढ़िया है तो और सस्ता भी है, और अमेरिका का अनाज है वो क्या है, सस्ता भी है, तो लोग बताइए कौन सा खरीदना पसंद करेंगे। सीधी सी बात है, लोग कौन सा खरीदना पसंद करेंगे, अनाज जो अमेरिका से आयात किया जा रहा है वो अनाज लोग खरीदना पसंद करेंगे। जब लोग अमेरिका से आए हुए अनाज को खरीदना शुरू कर देते हैं और जो यूरोप महाद्वीप में किसान फसल उगा रहे थे उसको क्या करते हैं, नहीं खरीदते, तो वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ के कहाँ के किसान, यूरोप महाद्वीप के किसान या ब्रिटेन के किसान खेतों को खाली छोड़ देते हैं, खेतों को क्या कर देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, खेतों को खाली छोड़ देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या आ रहा है, अनाज का आयात हो रहा है, अनाज का आयात हो रहा है, अनाज का क्या हो रहा है, आयात हो रहा है। जब ज़्यादा अनाज का आयात होगा तो सीधी सी बात है उस अनाज की कीमत है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। उस अनाज की कीमत है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। कि ज़्यादा आयात हो रहा है इसका मतलब अनाज की कीमत है वो क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो यानी जो वहाँ का यानी यूरोप महाद्वीप में जो अमेरिका से अनाज आ रहा है उसकी कीमत यूरोप महाद्वीप में क्या हो गई है, कम हो गई है, कीमत है वो कम हो गई है। जब कीमत कम हो गई है और यूरोप महाद्वीप के लोगों ने क्या कर दिया है, खेती करना बंद कर दिया है, तो कर क्या रहे हैं, उन्होंने क्या किया, जो किसान लोग थे वो उद्योगों में काम करने लगे, उद्योगों में काम करने लग गए। अब जिस प्रकार से किसानों की आमदनी थी यूरोप महाद्वीप की, उनके लोगों की आमदनी कम हो गई थी, तो उन्होंने जो उस खेती को खाली छोड़ दिया और वो काम करने लगे, उद्योगों में काम करने लगे। जब उद्योगों में काम करने लगे तो उनके पास क्या हो गया, उनके पास रुपया आ गया, अब उनके पास जब उन लोगों के पास जब रुपया आ जाता है तो होता क्या है, जब उनके पास रुपया आ जाता है, सीधी सी बात है, अगर किसी आदमी के पास रुपया आ जाता है तो क्या वह भूखा रहना पसंद करेगा या बढ़िया भोजन खाना पसंद करेगा। तो वो क्या करते हैं कि और अधिक
और अधिक भोजन की मांग करते हैं, भोजन की मांग करते हैं। क्यों? क्योंकि भोजन का क्या हो गया है, भोजन का जो दाम है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। कम हो गया है तो वो क्या कर रहे हैं कि अमेरिका में और किस प्रकार की डिश बनती है वो भी हमारे को क्या आना चाहिए, हमारे पास आनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की डिशेज बनती हैं वो भी हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि वो क्या हो गए हैं, वो पैसे वाले लोग हो गए, वो लोग हो गए, वो क्या हो गए, पैसे वाले। अब वहाँ की सरकार ने सोचा कि इसी प्रकार से अगर चलता रहा तो क्या हो जाएगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो खराब हो जाएगी, क्योंकि हमें तो हमेशा ही क्या करना पड़ेगा, दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो क्यों ना हम क्या करें, क्यों ना हम क्या करें, खेती के कामों पर बल दें, खेती के कामों पर बल दें। तो वहाँ पर होता क्या है कि जो यूरोप महाद्वीप के किसान थे, तो यूरोप महाद्वीप यानी ब्रिटेन के लोगों को वहाँ की सरकार चाहती है कि वो लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें, ताकि आने वाले समय में हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, या फिर हमें विदेशों से भोजन का आयात नहीं करना पड़े। इसके लिए वहाँ की सरकार ने क्या किया, वहाँ की सरकार ने खेतों को रेल लाइन से जोड़ दिया, रेल लाइन से जोड़ दिया। और जो रेल लाइन थी उनको कहाँ से जोड़ दिया है, बंदरगाहों से, बंदरगाहों से जोड़ दिया है। कि जिस प्रकार से हम विदेश से कोई चीज़ आयात कर रहे हैं, तो आयात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या करनी पड़ेंगी, रेल लाइनें बनानी पड़ेंगी। और रेल लाइनों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम कोई वस्तु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं, और जो अपने देश में चीज़ बनी है वो भी हम क्या कर सकते हैं, दूसरे देश में पहुंचा सकते हैं। और रेल लाइन बनने से होगा क्या कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो समुद्र में जहाज़ें आती हैं, तो जो समुद्र के तट पर बंदरगाह होते हैं, वहाँ से क्या होगा कि ये जो रेल कनेक्ट हो गई और उनको क्या कर दिया गया, बंदरगाहों पर के माध्यम से लोगों तक आयात और निर्यात की वस्तुएं हैं वो क्या कर दी गई है, ज़्यादा बढ़ा दी गई है। यानी रेलों को खेतों से और रेल लाइनों को बंदरगाह से क्या कर दिया है, जोड़ दिया गया है। जब कोरोना को समाप्त कर दिया गया तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अमेरिका को बोल रहे हैं कि आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज लेके आओ। और ब्रिटेन में क्या होने लगा है, अनाज आने लगा, ठीक है ना। जब ब्रिटेन में अनाज आने लगा, सभी लोगों को तरह तरह की चीज़ें हैं वो क्या हो गई है, होने लगी। तो अब अब होता क्या है, अब होता है कि जो यूरोप महाद्वीप में वो उद्योग है वो क्या हो गए, पनप गए। यूरोप महाद्वीप में उद्योग है वो भी क्या हो गए हैं, यूरोप महाद्वीप में उद्योग है वो विकसित हो गए, उद्योग विकसित हो गए। और ये साथ ही साथ भोजन है वो सस्ता है। ये भोजन या अनाज है वो क्या है, अनाज है सस्ता है। और जिस पर सस्ता होगा और लोग क्या है उद्योगों में काम करेंगे तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। जब आमदनी बढ़ेगी तो ये बातें उस दूसरे महाद्वीप के लोगों को पता भी चली, जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के लोगों को, अमेरिका के लोगों को तो जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, वो भी कहाँ आ जाते हैं, यूरोप महाद्वीप में आते हैं और कहाँ लग जाते हैं, उद्योग धंधों में लग जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे अमेरिका में जो खेती की जा रही थी और ऑस्ट्रेलिया में जो खेती की जा रही थी, वहाँ पर मजदूर है वो क्या हो जाते हैं, कम होने लग जाते
हैं। जब अमेरिका में मजदूर कम होने लग जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मजदूर कम हो गए, लेकिन यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो वहाँ पर क्या है, लोग बेरोजगार होने लगे, तो वहाँ से वापिस लोग किधर की ओर आने लगे, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ है आने लगे। यानी पहले तो लोग गए थे यूरोप और फिर कहाँ आने लगे, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ खेती करने के लिए लोग हैं वो क्या करने लगे, आने लगे। इस प्रकार से 1890 ईस्वी से 1890 से 1900 ईस्वी तक कितने समय आ गया, 10 वर्ष का समय। इस 10 वर्ष में क्या होता है, प्रत्येक देश प्रत्येक देश एक दूसरे के संपर्क में आने लग जाता है, संपर्क में आने लग जाता है। यानी एक देश दूसरे देश के बाजार से जुड़ने लग जाता है। तो हमने आज पढ़ा कि किस प्रकार से वैश्वीकरण है वो विश्व में फैला, किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ था, किस प्रकार से विश्व में 1815 से लेकर 1914 तक किस प्रकार के बदलाव आए, कोरोना लॉ क्या था, फिर कोरोना लॉ क्यों लगाया गया और क्यों हटाया गया, कोरोना लॉ के क्या प्रभाव हुए, किस प्रकार से यूरोप के जो किसान थे उनके ऊपर किस प्रकार से कोरोना लॉ ने विपरीत प्रभाव डाला, और जो बाकी लोग थे उन लोगों को किस प्रकार से कोरोना लॉ का फायदा हुआ, इस चीज़ के बारे में आज हमने प्रिय बच्चों अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। हम इसी प्रकार से मनोरंजन तरीके से पढ़ते हुए कल हम आगे का अध्ययन करेंगे। आप सभी बच्चे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।